हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। दिस साइड अनमोल नागपाल और स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज पावर पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बहुत ही छोटा चैप्टर है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। दो ही टॉपिक हमें इसके अंदर करने हैं, एक तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। बस ये दो ही बातें करेंगे और अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना है, पूरे कोऑपरेशन के साथ देखना है, तभी आप इसका लाभ उठा पाओगे और तभी आपको चैप्टर समझ आ पाएगा। और आपको मैं पूरी कहानी बता दूंगा कि ग्लोबलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, कहां एंड हुआ, सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। बस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखना है। और अभी तो वैसे भी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपकी मेहनत बाकी है, उसके बाद एग्जाम बाकी है, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट बाकी है, रिजल्ट के बाद वो खुशी बाकी है जो आपको मिलेगी कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मामूली सी जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ग्लोबलाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले अपने को यह देखना है ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो सिंपल समझो, जब सारी कंट्री, जितनी भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर सारी कंट्री आपस में जुट जाए, सर उसको क्या बोलेंगे, इंटरकनेक्शन। और क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। यानी कि आप सारी कंट्री को आपस में जोड़ दो, उसे ही ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं सिंपल वर्ड के अंदर। समझ आ गई बात क्या। देख लो, चाहिए लिखा हुआ देखो, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। रैपिड का मतलब बहुत जल्दी, इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। सर अगर इंटरकनेक्शन बढ़ गया आपस में तो उससे होगा क्या, उससे बहुत कुछ हो सकता है। आज मान लो जिस रूम में आप बैठे हो, जिस क्लास के अंदर बैठे हो, अगर उसका गेट बंद हो जाए, खिड़कियां बंद हो जाए, तो बाहर से कोई अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता सर। अंदर से कोई बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता सर। अंदर से कोई भी आप चीज बाहर ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते सर। बाहर से कोई चीज अंदर ले जा सकते हो, ला सकते हो? नहीं ला सकते सर। तो इसका मतलब ना तो इंपोर्ट हो रहे हैं, ना एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी जा रही है, ना टेक्नोलॉजी आ रही है, ना लोग बाहर जा रहे हैं, ना लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो सर इंटरकनेक्शन है ही नहीं। और जैसे ही आपने दरवाजा खोला, अब बाहर वाले अंदर भी आ सकते हैं, अंदर वाले बाहर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब अलग अलग कंट्री के अंदर जब आप उसका कनेक्शन बिठाओगे, कनेक्शन हो जाएगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगेगा, टेक्नोलॉजी मूव करने लगेगी, लोग मूव करने लगेंगे, और उसी को तो ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। समझ आ गई क्या बात? समझ आई तो बोलो यस। चले आगे देखो, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। आ गया समझ? किस किस वे में सर? एक तो मार्केट के वे में आप कह सकते हो, एक प्रोडक्शन के वे में कह सकते हो। मार्केट जहां आप सेल करोगे वो मार्केट होगी, और प्रोडक्शन जहां आप प्रोडक्शन करोगे। कोई चीज बन रही है और बिक रही है, मार्केट के रेफरेंस में भी और प्रोडक्शन के रेफरेंस में भी आप इंटीग्रेट कर दोगे। क्या सिर्फ गुड्स एंड सर्विस मूव करेगी? मैंने आपको बताया ना, लोग भी तो मूव करेंगे। मैंने आपको बताया लोग भी तो मूव करेंगे। तो अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के अंदर मेन रोल किसका है? मेन रोल है सर एमएनसी का। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देश में अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी करती है, उसे क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। तो इसका मेजर रोल है, बहुत बड़ा रोल है किसमें? ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है। और जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा और जितना ज्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, यानी कि दो देशों के बीच में या दो से ज्यादा देशों के बीच में फॉरेन ट्रेड हो रहा है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब सर बाहर के लोग पैसा लगा रहे हैं, यहाँ पे कंपनी ओपन कर रहे हैं, कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अगर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, बाहर वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बोलेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड ये जितना ज्यादा होगा उतना सर इंटीग्रेशन ज्यादा होगा। किसका? प्रोडक्शन का और मार्केट का। अलग अलग कंट्री में सारी कंट्री आपस में जुड़ जाएगी सर, मार्केट के रेफरेंस में और प्रोडक्शन के रेफरेंस में। सर कैसे जुड़ेगी? जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, जब फॉरेन ट्रेड होगा। समझ आई क्या बात है? ये लो आगे चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी मूव करने लगेगी अलग अलग कंट्री में। बात वही आ गई ना जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, सारी बातें वही आ रही है। देख लो, मूवमेंट ऑफ पीपल, यहां पे एमंग आएगा, मूवमेंट ऑफ पीपल एमंग, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर लोग भी मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई, सेम की सेम। बताओ कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है सर। चलो फिर आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अपना ग्लोबलाइजेशन तो हो गया पूरा,
वाह सर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया सर। तो बताऊंगा आपको, सारी बात बताऊंगा आपको। आप भी कहोगे वाह सर मजा आ गया। देखो, पहला है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मामले में सर, अगर टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी के कारण ग्लोबलाइजेशन आया। टेक्नोलॉजी के अंदर सर क्या आ जाएगा, एक तो ट्रांसपोर्ट, एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। भी ये जो टेक्नोलॉजी है सर, ये टेक्नोलॉजी मूव करेगी तभी तो ग्लोबलाइजेशन बोलेंगे हम, तो वही है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो ट्रांसपोर्ट, एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। मुझे ये बताओ, आजकल ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी देखो कितनी बढ़ गई। आप चलो अलग अलग कंट्री में मत सोचो, एक ही कंट्री के अंदर सोचो। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि पहले आदमी का एक्सीडेंट हो जाता था तो एम्बुलेंस मरने के बाद आती थी, अब मरने से पहले आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट सुविधा कितनी बड़ी होगी सर। ठीक है, हमें कहीं जाना है तो कनेक्टिविटी कितनी अच्छी होगी, रोड वगैरह, रेलवे वगैरह, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी। तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी तो सर बहुत बड़ी है। ये तो मैंने एग्जांपल दिए एक जगह, एक देश के अंदर, लेकिन अब अलग अलग देशों के अंदर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं, इंप्रूव तो हुई है। आज आप एरोप्लेन से कहीं मर्जी जा सकते हो, वाटरवे का यूज कर सकते हो, लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट तो इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है सर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसमें टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट नहीं आया, आया है। आज आप किसी से भी कम्युनिकेट कर लेते हो, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कोई बैठा है तो आप मैसेज करते हो हेलो हाउ आर यू, तो पहुंच जाता है या नहीं पहुंचता, पहुंच जाता है सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट आई है सर। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट से क्या हुआ है, डिलीवरी फास्ट होने लगी है सर। किसकी, गुड्स की, लॉन्ग डिस्टेंस पे। ठीक है, कॉस्ट भी क्या है, कम से कम कॉस्ट पे। आजकल कहीं जाना होता है आपको ऑटो मिल जाएगा, नहीं तो आप ओला कैब कर लेते हो। ठीक है, और कुछ खाना मंगाना होता है तो खाना आपका स्विगी से आ जाता है या अलग अलग कंपनी से आ जाता है, खाना बहुत जल्दी आता है। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी और लो से लो कॉस्ट में आ जाती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या हो गया सर, डेवलपमेंट हो गया। जैसे टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी, इसमें क्या क्या आ जाएगा, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, ये सारा कुछ आ जाएगा। आप एग्जांपल ले लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, मैसेज करते हो तो चला नहीं जाता क्या, कनाडा ऑस्ट्रेलिया बैठे आदमी के पास चला जाता है सर, बिल्कुल चला जाता है। तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो हुई है और कनेक्शन तो जुड़ा है, और जब कनेक्शन जुड़ा है तो इसी को तो ग्लोबलाइजेशन बोल रहे हैं। समझ आई क्या बात। चलो देखते हैं आगे। पहला तो पॉइंट मैंने आपको करवा दिया, बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट आता है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। पहले तो आपको मैं लिबरलाइजेशन का मतलब बता देता हूं। लिबरलाइजेशन का मतलब आप बिल्कुल इजी समझो, आजादी। वो वाली आजादी नहीं, इंडिपेंडेंस वाली आजादी। मतलब कि सामने वाले पे जो रुकावटें लगा रखी है वो हमने हटा दी। समझ आ गई बात क्या। आपको घर पे कार्टून देखने से मना कर रखे है मान लो, और एक दिन फैमिली ने कह दिया कि ले बेटा मोबाइल चला ले, रील देख ले इंस्टाग्राम पे, या फिर अपने कार्टून देख ले, खेलने चला जा। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पे बैरियर कम हो रहे हैं। हालांकि ये बैरियर हमारे पे तभी लगाए जाते हैं ताकि हमें क्या किया जा सके, हमारा भला किया जा सके, लेकिन हम इसे रुकावट समझते हैं। वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी प्रकार का बैरियर लगा रखे है, किसी प्रकार की रुकावटें लगा रखी है, अगर सरकार कह दे आज के बाद तुम ये रुकावटों से आजाद हो, तो आप क्या कहोगे सर, लिबरलाइजेशन हो गया। समझ आ गई बात क्या, समझ आ गई सर। देखो, रिमूवल ऑफ बैरियर या रेस्ट्रिक्शन सरकार के द्वारा हटा दी जाती है सर, किस पे, ट्रेड पे, व्यापार पे। समझ आ गई, ये होता है लिबरलाइजेशन। अब सरकार ये जो ट्रेड बैरियर है ये क्यों लगाती है, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए। सर फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट, इसका मतलब नहीं समझे, क्योंकि देखो अगर सरकार जितना ज्यादा टैक्स लगाएगी उतना ज्यादा लोग कम खरीदेंगे, बाहर से खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूं। देखो, जैसे एक होता है इंपोर्ट ड्यूटी, एक होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। पहले इंपोर्ट ड्यूटी समझाता हूं आपको। अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, मान लो हमने कनाडा से कुछ मंगवाया, बिल्कुल मंगवाया सर, कितने का मंगवाया, 100 रुपए का मंगवाया। ठीक है, अब सरकार चाहती है कि ये कनाडा से जो सामान आ रहा है ये हमारे वाला आदमी खरीदे ना, तो ये क्या करेगी सरकार, ये 100% टैक्स लगा देगी इस पे, और 100% टैक्स लगने पर 200 का हो गया। अब बताओ आप मंगवाओगे क्या, आप नहीं मंगवाओगे, क्योंकि आपको क्या पड़ रहा है, दुगना पड़ रहा है।
इसीलिए आप नहीं मंगवाओगे, कैंसिल कर दोगे और इंडिया में ट्राई करोगे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ आई बात क्या? तो ये सरकार ने क्या कर दिया, ये सरकार ने रेगुलेट कर दिया। क्या कर दिया? रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। अगर सरकार चाहे तो ऐसे कंट्रोल कर सकती है, और अगर सरकार चाहे बाहर वाला सामान ज्यादा बिके तो सरकार टैक्स कम कर देगी, इसको 50 कर देगी, 20 कर देगी, तो वो ज्यादा बिकेगा। समझ आ रही है? सरकार रेगुलेट कर रही है किसके सहारे? ट्रेड बैरियर के सहारे। इतनी बात आपको मैंने क्लियर करती होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, आगे देखो, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं अपने। उसके बाद तो फॉरेन ट्रेड एंड डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री। तो सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है हम ये ट्रेड बैरियर किस लिए लगा रहे हैं? रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि व्यापार कितना हो, और ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी गुड्स आए और कौन सी गुड्स ना आए और कितनी आए। समझ आई बात क्या? ये डिसाइड कौन कर रही है? सरकार। जैसे घर पे मान लो अपने फैमिली मेंबर के जो हेड है, मान लो कोई भी हेड है, तो वो हेड अपने डिसाइड कर रहे हैं कि क्या बनना चाहिए और कितना बनना चाहिए। समझ आई बात क्या? क्या बनना चाहिए, आज क्या सब्जी बननी चाहिए और कितनी बननी चाहिए। तो वो क्या हो रहा है? डिसाइड हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, ये चीज है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर। अब ये सारी कहानी स्टार्ट होगी, मैं आपको एक ही बार में बताता हूं। देखो आप समझो सारी बात, देखो 2 ही मिनट के अंदर आपको सारी बात बता दूंगा। सबसे पहले जब हम आजाद हुए 1947 के अंदर, बिल्कुल सर ये तो हमें भी पता है कि हम आजाद हुए, और आजाद होते ही अपने जो क्या लगा दिए सर? बैरियर लगा दिए। सर बैरियर का मतलब किस टाइप के बैरियर? कि हम क्या ना कर पाए? फॉरेन ट्रेड ना कर पाए या बाहर वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। सर उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ, आज मान लो तुम्हारे 20 नंबर भी नहीं आ रहे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 100 में से 20 नंबर भी नहीं आ रहे, और बाहर वालों के जो बाहर वाली क्लासेस है, दूसरे सेक्शन है, उनके 100 नंबर आ रहे हैं, 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट तुम्हारा उनसे कंपटीशन करवा दूंगा क्या? नहीं, ये तो गलत है सर। पहले मैं आपस में आपका कंपटीशन करवाऊंगा, आपस में आपको इतना सक्षम बनाऊंगा, इतना कैपेबल बनाऊंगा, इतना एबल बनाऊंगा, ताकि पहले आप एबल बन सको, ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सको। जब मुझे लगा कि आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई, अब आप तैयार हो, अब आप तैयार हो सामना करने के लिए, तब मैं आपको बार बार सेक्शन से क्या करवाऊंगा? कंपटीशन करवाऊंगा। तो इसका सेम ही मीनिंग आप अप्लाई कर दो यहाँ पे कि उस वक्त हमारे पे बैरियर लगाए गए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, कि बाहर वाले जो है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सर उससे क्या हुआ? अगर बाहर वाले यहाँ इन्वेस्टमेंट करते तो वो उसके पास टेक्नोलॉजी भी थी, मशीनें भी थी, तो उनकी अगर कोई चीज 50 की पड़ रही है तो अपनी 100 की पड़ती, क्योंकि ना अपने पास टेक्नोलॉजी है, हमारी जो है उनकी कॉस्ट भी लो पड़ती। ठीक है सर, उनके पास ट्रांसपोर्ट सुविधा भी थी, उनके पास कम्युनिकेशन भी था, हमारे पास तो किसी प्रकार की कोई उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी। समझ आ गई बात? तो बताओ बिकता किनका सामान? उनका बिकता, अपना नहीं बिकता। समझ आई क्या बात? इसीलिए उस समय सरकार कहती है अभी सही समय नहीं है, जब वक्त आया तब दिखाएंगे, कभी वक्त आएगा हमारा तब दिखाएंगे। क्योंकि समय क्या होता है? समय ही बलवान होता है जिंदगी के अंदर। हमेशा सही समय का इंतजार करना चाहिए और सही समय पे ही वार करना चाहिए। सही समय। कृष्ण भगवान जब जेल से निकले थे, तो अगर एक रात में जेल से निकल सकते हैं तो उसी रात को अपने माँ बाप को निकलवा भी तो सकते हैं। इतनी तो पावर है, इतनी तो शक्ति है। लेकिन क्या? समय का इंतजार, सही समय का इंतजार। तो हर चीज अगर सही समय पे हो और अगर सही समय पे की जाए, उसके जैसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं हो सकती। इसलिए समय का इंतजार करो। तो चलते हैं, देखो उसके बाद अब फिर फॉरेन ट्रेड और इन पे क्या कर दिया? बैरियर लगा दे। अब समय आ गया 1991 का। 1991 के अंदर हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी। मतलब हमारे पास ओनली फॉर ओनली 2 हफ्ते, लगभग 2 हफ्ते का ही हमारे पास राशन पानी बचा था। उसके बाद तो कहानी खत्म थी। तो इसका मतलब सर फिर उस वक्त हम किसके पास गए? हम IMF, वर्ल्ड बैंक, मान लो तुम इनका नाम सुना होगा, इनके पास गए, IMF वर्ल्ड बैंक के पास। ठीक है सर, फिर उससे क्या हुआ? उनको हमने कहा भी हमें क्या चाहिए? लोन चाहिए। वो कहते बिल्कुल हम तुम्हें लोन देंगे, तुम्हारे लिए तो बैठे हैं, कोई बात नहीं, बताओ इतने कितने का लोन चाहिए? हमने कहा इतने का चाहिए। तो वो कहते हमारी 3 शर्तें माननी पड़ेगी, 3 कंडीशन माननी पड़ेगी। तो हमने कहा कौन कौन सी कंडीशन? एक तो तुमने जो बैरियर लगा रखे है ना, जो बैरियर लगा रखे हैं, रुकावट लगा रखी है व्यापार पे, वो हटा दो। तो वो सीधी सीधी बात कहना चाहते हैं कि तुम क्या कर दो? लिबरलाइजेशन कर दो। बात समझ आ गई? कि
अगर नहीं समझ आ रही तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन क्या रखी कि जो तुम्हारी कंपनी है ना, सरकारी कंपनी, उसको प्राइवेट में शेयर थोड़े दे दो, या पूरी कंपनी दे दो, या कंपनी के कुछ शेयर बेच दो। किसको? प्राइवेट को। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर दो। ठीक है सर, ओके, ये बात तो समझ आ गई कि प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा, सारे देशों को आपस में इंटीग्रेट कर दो, इंटरकनेक्शन कर दो। इसका मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन कर दो। क्या कर दो? ग्लोबलाइजेशन कर दो। मैं दोबारा बता देता हूं, 1947 के अंदर हमने ये सोचा कि अब बैरियर लगाते हैं किस पे? इन्वेस्टमेंट पे, ताकि बाहर वाले क्या यहाँ आके इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन ट्रेड होगा, तो उनका सामान सस्ता पड़ेगा, अपना महंगा पड़ेगा, तो अपने वाला बिकेगा नहीं और हम कंपटीशन झेल नहीं पाएंगे, हम उठने से पहले गिर जाएंगे। समझ आ गई बात क्या? तो इसीलिए समय का हमने इंतजार किया और वो समय आ गया 1991, जब लोन की सख्त जरूरत थी। उसके बाद हम गए IMF, वर्ल्ड बैंक के पास। इन्होंने कहा हमारी 3 शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त लिबरलाइजेशन की, सारों को आजादी दे दो, ट्रेड पे बैरियर लगा रखे हैं वो हटा दो, और दूसरा कर दो प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा कर दो ग्लोबलाइजेशन, सारी कंट्री को इंटीग्रेट कर दो। बताओ क्या समस्या है? कोई समस्या है? मुझे नहीं लगता है इसके बाद कोई समस्या बचेगी। अब जो लिखवाया है सारा आपको समझ आ जाएगा इसके अंदर, जो लिखा हुआ है PPT के अंदर, टोटल कहीं कोई दिक्कत नहीं लगेगी। देखो, उसके बाद देखो, गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर यूज करती है फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, और ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आना चाहिए और कितना आना चाहिए। हमारी भारत सरकार आजादी के बाद हमने क्या लगा दिए? बैरियर लगा दिए। किस पे? फॉरेन ट्रेड पे और इन्वेस्टमेंट पे। क्यों लगाए? प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री को। किससे प्रोटेक्ट? फॉरेन कंपटीशन से, सब बता चुका। इंडिया ने सिर्फ अलाउड उसको ही किया जो इंपॉर्टेंट आइटम्स थी, एसेंशियल आइटम्स थी, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। 1991 के अंदर गवर्नमेंट को लगा कि अब वो समय आ गया है, वो वक्त आ चुका है जब वार करना चाहिए। समझ आई बात? जब तूफान आ रहा हो तो तूफान में हम उसका सामना करने के लिए ऐसे आगे जा रहे हैं, तो ये बेवकूफी तो है। आंखें बंद करके के इंतजार करना चाहिए कि तूफान चला जाए, और जब तूफान चला जाएगा तब वो वक्त आ जाएगा, तब वो समय आ जाएगा। समझ आई बात क्या? सामने वाले के पास हथियार है और तुम्हारे पास कोई लड़ने के लिए हथियार नहीं है, और तुम लड़ने जा रहे हो, तो ये बहादुरी नहीं है, आत्महत्या है। तो इस समय पे आपको शक्ति जुटानी चाहिए, पावर आने का वेट करना चाहिए, तब वार करना चाहिए। समझ आई बात क्या? चलो देखो आगे चलते हैं। 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो समय आ गया कि इंडियन प्रोड्यूसर को हम क्या उतारे? कंपटीशन में उतारे। किसके साथ? ग्लोबल लेवल पे, पूरे फॉरेन कंपटीशन के साथ। ठीक है, डिसीजन ये वाला था। ये किसने सपोर्ट किया? कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जैसे मैं नाम बता चुका हूं, वर्ल्ड बैंक और IMF। क्लियर है बात क्या? चलो, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहा होगा। तीसरा आ गया प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी आपको मैंने समझा दिया। IMF, वर्ल्ड बैंक वाली जो मैंने आपको कहानी बताई है वही है। देखो, इन ऑर्गेनाइजेशन का विचार ये था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या ट्रेड है, इन पे रुकावट लगाना बहुत बड़ा हार्मफुल है हमारे लिए, मतलब खतरनाक काम है। इसीलिए बैरियर हटा दो। सारी की सारी कंट्री वर्ल्ड के अंदर लिबरलाइज करनी चाहिए, अपने अपने ट्रेड बैरियर हटा देने चाहिए सारी कंट्री को, ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए। और अलग अलग कंट्री में ट्रेड क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। फ्री फ्री फ्री। समझ आ गई क्या बात? और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया WTO, जिसका नाम आपको पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल बनाता है सर किससे रिलेटेड? इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड। और WTO के जो रूल है उसने फोर्स किया डेवलपिंग कंट्री को क्या करने पे? रिमूव करने पे ट्रेड बैरियर। समझ आ गई क्या? बताओ क्या नहीं समझ आया? इसके बाद अपना चैप्टर होता है फिनिश। चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अपने ने 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन पूरा कर लिया है। अब अपने इसके बाद एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, उस लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। उस पे आपको PDF मिल जाएगी, उसी से रिवाइज कर लो। बिल्कुल मैंने आपको इजी लैंग्वेज के अंदर नोट्स बना के दिए हैं, ठीक है। और वीडियो को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, प्रॉफिट ले सकें और अपने रिजल्ट को अच्छा बना सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।